नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए कौन-कौन बच्चा क्लास के अंदर मौजूद है, क्लास के अंदर आ चुका है, जिससे कि क्लास को बहुत बेहतरीन स्तर पर आगे बढ़ाया जा सके। यदि किसी छात्र को आप में से परेशानी हो जाती है, तो आप मुझे बताइएगा, आपकी परेशानी को दूर करने का भी पूरा इलाज है, ठीक है? उसको भी दूर किया जाएगा, टेंशन फ्री रहना। अब यहाँ पर माहौल को पूरा एकदम खींच के रखा जाएगा। ऐसा नहीं है ये माहौल इधर से उधर तनिक भी हो जाए, ना जी ना। अलग हटो-बचो माहौल आपको देखने को मिलेगा और पूरा स्वाद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं ना, अलग लेवल की चीजें आपकी की जाने वाली हैं, तो उसके लिए रेडी रहना थोड़ा-सा, ठीक है? जय, जय, जय बजरंगबली! ठीक है ऋषि, स्टार्ट करते हैं। दिस इज मॉक का एग्जाम पेपर 9 और थोड़ा-सा ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज रखे गए हैं, ठीक है? आज के क्वेश्चन का लेवल है भाई साहब, लेवल है लेवल। क्योंकि लेवल क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि आजकल लोगों का ये बहुत हो गया कि आसान पेपर आएगा। मतलब बच्चे ही ऐसे हो गए कि कहीं भी जाके क्लास ले रहे हैं। तो मैं आपको बस एक आईना दिखाना चाहता हूँ कि कहीं भी जाके क्लास ले लेने का क्या नतीजा हो सकता है। ठीक है, याद देखो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सर्वोत्तम हूं, नहीं। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं ही सर्वोत्तम हूं, नहीं जी। मैं तो बस एक प्रयास करता हूं, शायद वो प्रयास आपके काम आ जाए। परंतु याद रखिएगा कि हर कोई सच्चे दिल का व्यक्ति नहीं होता, बस इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ, मैं जरूर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। राम राम सरपंच साहब, राम राम भाई साहब, के ढंग से ठीक चल रहा है काम है? चालो भरत। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस मॉक नंबर 9। दिस इज मॉक नंबर 9 जो आपका यहाँ चल रहा है और कुछ सटीक तरीके से चीजें चलने वाली हैं। मैं आपको पहले ही बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो चर्चा होने वाली है, वो चर्चा किस बारे में होने वाली है सर? यहाँ पर आपको कंटेंट जो आप देखने को मिलेगा, यह आपको देखने को मिलेगा सर, यहाँ पर यह है आपका कंप्लीट जीके का पोर्शन है इसमें। ओके, सो यूपी एसआई का पोर्शन, यूपी एसआई के अंदर जो मूल विधि आता है उसका पोर्शन है इसमें। मूल विधि का पोर्शन है इसके अंतर्गत आपका साइंस का पोर्शन है, इसके अंतर्गत आपको स्टैटिक का पोर्शन है, इसके अंतर्गत आपका यूपीजी के है, इसके अंतर्गत आपका यूपीजी के है और इसके अंतर्गत आपका यूपीजी का स्टैटिक, साइंस, मूल विधि और कंप्लीट जीके। एंड साथ ही साथ इसके अंतर्गत ना एक और बड़ी चीज आपको देखने को मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोला सर, करंट अफेयर्स। वो भी आपको देखने को मिलती है और ये मॉक 9 है। आप इस पूरी सीरीज से जुड़े रहिएगा। ये क्लास रेगुलर चलेगी, हर रात में यह 9 बजे चलेगी और हो सकता है आगे आने वाले समय में इसके समय में परिवर्तन हो थोड़ा मोटा, लेकिन वो अभी नहीं होगा। रिसेंट में तो कोई परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं होने वाला। स्टार्ट करते हैं, चीजों को कुछ अलग ही स्तर पर बात करते हैं, ठीक है? चलो यहां से चर्चा करते हैं। समझिए, आपके समक्ष सवाल है। पहला ही सवाल समझना, इस तरीके के पेपर में सवाल आएंगे, आपको करने होंगे। साइंस का ऐसा नहीं है कि लल्लू लाल सवाल आ जाएंगे, नहीं जी। साइंस के सवाल भी अच्छे लेवल के आएंगे, जैसे कि यहाँ पर यह आया है। सवाल पूछा है कि पॉइज, फैराडे, कैल्विन और कैलोरी, यह किस किस के आपसे पूछा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग आपको करना है, क्या होगा? फटाफट बताओ सर। कैलोरी है, कैलोरी तापमान में नापेगा, आए हाय। अगर हम बात करते हैं कि कैलोरी क्या तापमान में नहीं सर, कैलोरी इज क्वांटिटी ऑफ हीट। कितने कैलोरी हीट हो रही है, ठीक, कितने कैलोरी हीट है, या कैल्विन। कैविन आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताइए। अगर हम बात करते हैं, केविन आपको देखने को मिल जाएगा, फेराडे आपको देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिल जाएगा? शांता। शांता तो पॉइज में नपती है? शांता तो पॉइज में नपती है, जहां तक मुझे याद है भैया। शांता, विस्कोसिटी, ये तो पॉइज में नपती है, ठीक है? और जो फेराडे है वो विद्युत धारिता का है। फेराडे विद्युत धारिता का है। मुझे यहाँ पे दो आसानी से पता है, पॉइज पता है, फेराडे पता है। आपको यही दो नहीं पता थे? यही दो मुझे पता है। पॉइज जो होता है, पॉइज होता है विस्कोसिटी का। जब मैं फिजिक्स, मतलब बीएससी में मेरे पास फिजिक्स था, तो हमें क्या करना पड़ता था, ठीक है? तो क्या करना पड़ता था हमें कि विस्कोसिटी का एक ना प्रैक्टिकल होता था, श्यामता का एक प्रैक्टिकल होता था, वो हमें करना होता था। उसमें वैल्यू बहुत कम पॉइज में लेके आनी पड़ती थी। तो करेक्ट आंसर मुझे इस वजह से पता है कि पॉइज आपको श्यामता से रिलेट करेगा। ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 दो ही ऑप्शन में है। दूसरा हम बात करते हैं, बी का 4 ही है पॉइज, मतलब बी फेराडे का तो 4 ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जो केविन है, केविन टेम्परेचर का, कितने केल्विन का टेम्परेचर है, और कैलोरी है क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है? W बराबर एफ डी आपको देखने को मिलता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये एक सदिश प्रकार की राशि होती है, वेक्टर है ये, ठीक है? याद रखना, करेक्ट आंसर वुड बी ए। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 आपको देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, ठीक है? हटो बचो। अगला सवाल ये रहा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा किया गया था। तो बताइए, धंगदेव
आपके किस वंश से रिलेट करते हैं, धंगाबाजी आपके किस वंश से रिलेट करते हैं, इनके बारे में बताइए। ये जो मेजर मंदिर है ये 955 से लेकर 1050 के बीच में बने हैं। 950 जो कंदरिया महादेव मंदिर है 1987 में यूनेस्को के अंदर आए हैं। जोरदार मंदिर है, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। इतने चीता मंदिर है कि यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है, यहाँ पर महादेव मंदिर है, कंदरिया महादेव है। और इन मंदिरों को ब्रिटिशर्स ने ढक दिया था बिकॉज ऑफ द एक्सोटिक इमेज ओवर दीज। इनके ऊपर कामुक चित्रण किया गया था जिस वजह से इनको ढक दिया गया था। गांधी जी ने भी कहा था कि इनको ढक दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं, जब कंदरिया महादेव टेम्पल वाज बिल्ट इन 999 बीसी बाय धंगदेव, ही वाज चंदेला। पाल वंश के संस्थापक कौन है सर? गोपाला 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 गोपाला। पल्लव के आपको देखने को मिल जाएंगे, पल्लव के होंगे सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु आपके हो जाएंगे, सिम्हा विष्णु इज फ्रॉम पल्लवा, सिम्हा विष्णु इज फ्रॉम पल्लवा। और चोला के आपको देखने को मिल जाएंगे विजयालया, विजयालय चोल आपको देखने को मिल जाएंगे, विजयालय चोला देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को देख पाए होंगे और कोई समस्या भी आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी। ठीक है, चीजों के अंदर लेवल लेके आइए, अपने अंदर लेवल लेके आइए, दूसरा सवाल क्लियर होता हुआ। तीसरा सवाल मुझे बता दो, बहुत मजा आ गया। अगर हम बात करते हैं, जियो पारसी योजना 2013-14 में स्टार्ट हुई है। जियो पारसी स्कीम सर ये तो कुछ पहली बार सुन रहे हैं, जियो पारसी योजना। अच्छा, तो जियो पारसी स्कीम 13-14 में लॉन्च होती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा शुरू हुई है। ठीक है, ओके। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड टू द पारसी पॉपुलेशन और रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड टू द पारसी पॉपुलेशन, जो देश के अंदर पारसी पॉपुलेशन कम हो रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए जो चीज है आपकी स्टार्ट हुई है। जो पारसी पॉपुलेशन आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है उसके लिए आपकी जो है कम हुई है। ठीक है, याद रखना। तो बगैर किसी परेशानी के इसके अंतर्गत समझते हैं। अरे भाई हटो। चलो, तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट इसमें है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें वित्तीय सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझा की जाती है कि भैया इसके अंदर जो फाइनेंशियल एड है वो दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है। केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें वित्तीय सहायता केंद्र, यहाँ पे एक इश्यू है, ये केंद्र सरकार इसमें शामिल नहीं है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल नहीं है। इसमें थोड़ा सा याद रखना, यह केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की योजना नहीं है। इसको आप ध्यान से समझना कि सर दिस इज जस्ट ए सेंटर बेस्ड स्कीम, इसके अंदर राज्य सरकार गवर्नमेंट शामिल नहीं होगी। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। और ये इसलिए थी ताकि जो आपकी पारसी समुदाय है वो बढ़ता जाए, पारसी समुदाय बढ़ता जाए। ठीक है, याद रखना। चौथे नंबर का सवाल बताइए, आरबीआई की दिसंबर 2024 की घोषणा के अनुसार लघु वित्त बैंक किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्व स्वीकृत ऋण सीमाएं प्रदान कर सकेंगे? According to RBI December 2024 announcement, a small finance bank can offer pre-approved credit limits through which platform? ये किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके प्री अप्रूव्ड लोन्स जो हैं वो दिए जाएंगे? ठीक है, चलो याद रखिएगा, प्री अप्रूव्ड जो लोन्स हैं वो किस कारण से आपके दिए जाएंगे, किस कारण से आपके दिए जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं बगैर परेशानी के। सर इसका करेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा तो आप अलग ही लेवल पे एकदम आप खेल खराब हो जाएगा आपका। इसका करेक्ट आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका आंसर है बच्चे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसका करेक्ट आंसर है। यूपीआई आपका जो है अगर मैं बात करूं विदेशों में भी गया है, इसको सबसे पहले किस विदेशी देश ने अपनाया था? भूटान ने अपनाया था। यूरोप में पहली बार इसको किसने अपनाया? यूरोप में पहली बार इसको फ्रांस ने अपनाया था। और वेस्ट इंडीज वाले रीजन में इसको पहली बार किसके द्वारा अपनाया गया था? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यह किसके अंडर काम करता है? इट वर्क्स अंडर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अधीन यह काम करता है। और यूपीआई के द्वारा कहा गया था कि भैया क्या किया जाएगा, प्लेटफॉर्म को मौका दिया जाएगा कि वह यहाँ पर चीजों को आगे बढ़ा पाए। करेक्ट आंसर वुड बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई करेक्ट आंसर होगा। 5वें नंबर का सवाल ये रहा, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? A sustained increase in the general price level due to the excessive demand over exaggerated supply is called, इसको क्या कहेंगे? ओवर एग्जीगरेटेड सप्लाई, इस चीज को आप क्या कहेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इस चीज को किस तौर पर जाना जाता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसका मैं बहुत तगड़ा एग्जांपल आपको बता देता हूं, बहुत ही तगड़ा एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं इसका एक अच्छा एग्जांपल, अभी रिसेंट में क्या है कि कुछ चीजों के रेट बढ़ जाते हैं पैसा बढ़ने की वजह से। ठीक है, मतलब उसकी उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से। आजकल मैं आपको बताऊं डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हो जिसकी, ऐसा कोई एग्जांपल सटीक याद नहीं आ रहा। हाँ, रोज का एग्जांपल आप ले लीजिए।
अभी वैलेंटाइन चल रहा है? और वैलेंटाइन वीक चल रहा है भैया आपका है। ये सब चीजें ठीक नहीं होती। चलो वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो इसके अंदर जो रोज है वो रोज की जो कीमत है जनरली एक सस्ता मिलता होगा, जनरली मिलता होगा 100 रुपए का, 100 रुपए का जनरली मिलता होगा। बट क्योंकि वैलेंटाइन वीक एक इफेक्ट आया, एक इंपैक्ट आया, जिसकी वजह से रोज की डिमांड बढ़ गई, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई कि भैया अब तो डिमांड ही डिमांड चल रही है, जिसे देखो हाथ में रोज, जिसे देखो हाथ में रोज। दिक्कत बढ़ गई, दिमाग की नस हिल गई। तो ये जो रोज की प्राइसिंग है वो 200 रुपए कर दी गई, 200 रुपए कर दी गई। क्यों करी? क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई थी, डिमांड बढ़ गई थी, इसलिए पैसे बढ़ा दिए। अब इस चीज को सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू द एक्सेसिव डिमांड ओवर एग्रीगेटेड सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। अब यहीं पर मान के चलिए एक और चीज आपको देखने को मिल सकती है। लेट सपोज रोज की खेती खराब हो जाए, लेट सपोज रोज की खेती आपकी खराब हो जाए, रोज की खेती आपकी खराब हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत क्या आपको परिणाम देखने को मिल सकता है कि रोज की खेती थी, रोज की खेती ही खराब हो गई। तो सर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा उसके बारे में भी हम बात बताते हैं कि रोज की खेती अगर खराब हो जाती है तो उसके अंतर्गत क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका भी मैं तगड़ा लेवल का एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, याद रखना। देखो मान के चलिए रोज को, एक रोज को उगाने में, एक रोज को उगाने में जो काम आ रहा था, उगाने में जो रुपए लग रहे थे वो लग रहे थे 60 रुपए, 40 का मार्जिन मार के इसको बेचा जा रहा था 100 का। बट मान के चलिए इसमें कीड़ा लग गया, कीड़ा लग ही जाता है आजकल, है कीड़ा लग जाता है आजकल। कीड़ा आजकल मैंने भी सुना है कि अक्सर अच्छी फसल कीड़े खा जाते हैं। ठीक है, अपने केस में खैर ऐसा नहीं है, बट आप समझिएगा इस चीज को। तो कीड़े जो हैं इनके द्वारा लेट सपोज भैया जी रोज को दबोच लिया गया, इस पर फर्टिलाइजर का खर्चा हो गया 40 रुपए का, 40 रुपए का इस पर फर्टिलाइजर दबोचना पड़ा, फर्टिलाइजर। तो जब फर्टिलाइजर इसमें 40 रुपए का लगा तो उसके बाद ये कितना हो गया, 100 की इसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ गई। तो सेलिंग प्राइस इसकी कितने की बढ़ेगी, फिर लोग इसको 150 रुपए में बेचेंगे, 150 में बेच रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट है, मतलब 40 रुपए जो फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ी है, इसकी वजह से जो महंगाई आएगी वो क्या है। अगर फर्टिलाइजर बढ़ने की वजह से, फर्टिलाइजर इसमें डाला जिस वजह से इसके पैसे बढ़े, ये वाली कंडीशन कौन सी बनेगी सर? एग्जैक्टली ये वाली जो कंडीशन बनेगी ये बनेगी लागत जन्य मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है मुद्रास्फीति, बट ये कंडीशन ये बनेगी। बेटा इकोनॉमिक्स ना प्राइम लेवल पर पढ़ा रहा होता था मैं, अभी भी पढ़ा रहा होता हूं प्राइम ही। इकोनॉमिक्स का आज भी तोड़ नहीं है। ठीक है, याद रखना। दूसरा पॉइंट है स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जिस समय बेरोजगारी भी और महंगाई भी अपने प्राइम पर होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कैसे होती है, पूरे तंत्र में संरचनात्मक मुद्रास्फीति, पूरी इकोनॉमी ही धीमी पड़ जाए तो चीजें सस्ती भी महंगी लगने लगती हैं, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। पूरे चक्र में ही इस तरीके की दिक्कतें आने लगती हैं, तो यह परेशानी आपको होती है। चलो छठवें नंबर का सवाल, धारा 32 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तत्काल मृत्यु की आशंका से विवश होकर कोई कार्य करता है तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, इफ अ पर्सन कमिट्स एन एक्ट अंडर रीजनेबल फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, कि ना करेगा तो खोपड़िया पर तमंचा धर दिए हैं, आपकी जान ले ली जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। यह आपको कैसे देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। फटाफट बताओ। ठीक है, याद रखना बच्चे। एक स्पेशल डिमांड है आप लोगों से, ताबड़तोड़ तरीके से सबके सब बालक एक बार लाइक कर देंगे, माहौल अपने आप बन जाएगा। इसके करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। देखो अगर पर्सन कमिट करता है एक ऑफेंस, रीजनेबल फियर ऑफ डेथ है, खोपड़ी पे रखा है कि ना करेगा तो आज मारा जाएगा, ना करेगा तो आज मारा जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप बताइए क्या होगा। क्या यह अपराध माना जाएगा, क्या यह अपराध नहीं माना जाएगा सर? इट विल बी नॉट कंसिडर्ड ए ऑफेंस। ये आपका इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं होगा, ये ऑफेंस नहीं होगा, ये ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, याद रखना वह अपराध नहीं माना जाएगा। बट सम कंडीशंस में अपराध माना जा सकता है। अगर जो भय दिखाया गया है इसकी वजह से अगर सामने वाले की हत्या ही करनी पड़ जाए, अपराध है। अगर देश के विरुद्ध कोई गतिविधि करनी पड़ जाए, अपराध है। तो कंडीशंस इसके अंदर वेरी करती हैं, कंडीशंस इसके अंतर्गत वेरी आपकी करती हैं। तो वो चीज थोड़ी समझनी होगी कि वेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर ये केस बनता है तो यह आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है वेरी कंडीशंस के अंतर्गत। याद रखना इसके बारे में भी, इसके अंतर्गत भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसके अलावा, आप चीजों को समझते चल रहे हैं। ठीक बात, एक्सप्लेन मैंने बता ही दिया है, लिखना तो नहीं है। चलो
देखो मैंने बता दिया, तत्काल मृत्यु की आशंका से विवश किया जाता है धारा 32 के अंदर। यह क्या अपराध हो सकता है? अपराध हो सकता है, अपराध हो सकता है, अपराध हो सकता है, कुछ केसेस हैं अपराध हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं। अपराध हो सकता है बट कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है कुछ, कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है कि अगर सामने वाले की हत्या कर दे, यदि सामने वाले की हत्या कर दे, सामने वाले की हत्या हो तो अपराध है कि हत्या हो, या देश विरुद्ध गतिविधि हो, या देश के विरुद्ध गतिविधि हो, देश विरुद्ध गतिविधि हो, देश विरुद्ध गतिविधि हो, देश विरुद्ध गतिविधि हो तो भी आपका मैटर बन सकता है। ठीक है, छठा सवाल था। सातवां बताइए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि गंभीर अपराध जैसे मृत्यु, आजीवन कारावास योग्य अपराध की साजिश रची जाए तो उसका दंड दुष्प्रेरण के समान होगा। उसका दंड दुष्प्रेरण के समान होगा, उसका दंड दुष्प्रेरण के समान होगा। यह आपका कहां लिखा जाता है? फटाफट बताइए बगैर परेशानी के। सर यह जो पूरा कॉन्सेप्ट है यह आपको देखने को मिलता है धारा 61 के 2 में। धारा 61 के 2 में आपको सीधा यह बताया गया है, और है क्या वो भी समझ लीजिए। यदि गंभीर अपराध जैसे मृत्यु या आजीवन कारावास योग्य कोई अपराध है, इसकी साजिश रची जाती है तो उसका दंड ऐसे होगा मानो दुष्प्रेरण करी गई हो, किसी को मतलब भड़काने की कोशिश करी गई हो, मतलब जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ है, कंस्पिरेसी टू कमिट सीरियस ऑफेंस, कंस्पिरेसी टू क्रिएट जो ऑफेंस है ये सिमिलर होगा अबैटमेंट, जैसे आप उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सजा कितनी मिलती है? 6 महीने की सजा मिलती है। सजा कितनी मिलती है भाई जी? इसमें 6 महीने तक की सजा आपकी मिल जाती है, बट इसके अंतर्गत क्या मिलती है? इसमें बड़ी सजा मिलती है। साधारण होता तो 6 महीने तो लग जाते, तो ज्यादा लगेंगे। आठवां सवाल बताइए, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अवैध कार्य की योजना बनाते हैं या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने की योजना बनाते हैं और अपराध को पूरा करने के लिए कुछ कार्य भी कर लेते हैं, तो यह भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत माना जाएगा? मतलब लीगल वर्क को इलीगल तरीके से किया जा रहा है, लीगल वर्क को इलीगल तरीके से किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं करेक्ट क्या होगा सर, धारा 80 क्या है? धारा 80 है दहेज हत्या। धारा 80 है आपकी दहेज मृत्यु कह सकते हैं, दहेज हत्या कह सकते हैं, दैट इज दहेज मृत्यु। इसको बोलते हैं डाउरी डेथ, दिस इज नोन एज डाउरी डेथ, ये डाउरी डेथ है। अगर हम बात करते हैं धारा 61 करेक्ट आंसर है। 103 में हम मृत्यु मतलब किसी की हत्या करने की सजा के संबंध में है, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 61 इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, हत्या मर्डर्स वगैरह में धारा 103 आपको देखने को मिलती है, बट ये 77 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वें नंबर का सवाल। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक खेती का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग होती है जो व्यापार के उद्देश्य से की गई खेती होती है, व्यापार के उद्देश्य से की गई खेती होती है ये। अच्छा, आप लोगों को जिसको धारा याद नहीं हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बीएनएस का वन शॉट लेके आ रहा हूं क्वेश्चंस का। अभी मैं थ्योरी का वन शॉट लेके आया था, अब मैं बीएनएस का क्वेश्चंस का वन शॉट लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन का वन शॉट लेके आ रहा हूं, बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा क्वेश्चंस का वन शॉट, क्वेश्चंस का वन शॉट लेके आऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा बगैर परेशानी के याद रखना। बताओ। अरे नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, एकमात्र वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये आपके लिए। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो देखने को मिलता है सर खाना बदोश पशुपालन, नोमैडिक हर्डिंग। अगर हम बात करते हैं फ्रूट की खेती, आपने अगर फ्रूट की खेती करी है तो सारे फ्रूट तो आप खुद नहीं खा जाओगे, ऐसा तो नहीं है तुम इतने बड़े डंगरों के सारे चढ़ जाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। ठीक है, वृक्षारोपण की खेती है, ऐसा तो है नहीं तुम बागवानी खुद कर लोगे घर पे, है ना। और दूसरा है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है, ये भी नहीं है, करेक्ट आंसर है खाना बदोश नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग जो होती है केवल अपने निजी प्रयोग के लिए की जाती है, जब तक रह पाए तब तक यह की जाती है। ठीक है, यहाँ रहेंगे यहाँ करेंगे, वहां रहेंगे वहां करेंगे, वहां रहेंगे वहां करेंगे, इसमें रहता है, पूरा लेवल रहता है। आगे हम बात करते हैं 10वें नंबर का सवाल। बताइए जरा, 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? जब 14 जून 1947 को भारत का विभाजन का प्रस्ताव पारित होता है तो इसके ऊपर सिग्नेचर किसने करे हैं? ये बैठक होती है, सिग्नेचर कौन कर रहा है? 14 जून 1947 सिग्नेचर किसके द्वारा कर रहा है? ठीक है सर, मैं खा जाता हूँ, एक पेड़ है मेरे यहाँ अमरूद का, अमरूद मेरे पास भी रखे हुए हैं, छोटा हल्की मोटी बात में समझना बेटा। आगे हम बात करते हैं करेक्ट आंसर क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कॉल्ड एज कि भैया ये है आपके जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इनको ही कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इन्हीं को बिस्मार्क बोलेंगे, इन्हीं को बोलेंगे बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इन्हीं को बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाएगा। बट पॉइंट आता है यहाँ पर
कि अगर आप 14 जून 1947 को जाना चाहते हो, भारत का विभाजन का प्रस्ताव पारित होने की बात करते हो, तो वो है राजेंद्र जी, अपने राजेंद्र जी, हाँ जी, अपने राजेंद्र प्रसाद जी, करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। और राजेंद्र प्रसाद, करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक, यही है वो व्यक्ति जो भारत के विभाजन के प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता करते हैं, दैट इज राजेंद्र प्रसाद, कोई और नहीं है। ठीक है, याद रखना। जेबी कृपलानी आपको देखने को मिलता है, जेबी कृपलानी हिंदी को, हिंदी भाषा राज्य, हमारी जो राजभाषा है ना आज के डेट में हिंदी, हमारी स्टेट, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो जेबी कृपलानी का बहुत बड़ा हाथ है। जवाहरलाल नेहरू हमारी जो आज की डेट में प्रस्तावना आप देखते हो, तो प्रस्तावना को पहली बार 13 दिसंबर 1946 में पेश करने का काम नेहरू साहब ने ही किया था। अगला सवाल है 11वें नंबर का, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग के समाधान के रूप में अपने लोगों के लिए कार्बन कर का प्रस्ताव करने वाला दुनिया का पहला देश है? लोगों पर कार्बन टैक्स इंपोज किया है, लोगों पर कार्बन टैक्स इंपोज कर दिया है। तो कार्बन टैक्स लोगों पर इंपोज किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? देखो इसके अंतर्गत थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अभी रिसेंट में ब्रिटेन ने क्या काम किया, ब्रिटेन ने कहा कि 16 वर्ष से नीचे के बच्चों पर, 16 इयर्स बिलो पर, 16 इयर्स बिलो जो 16 वर्ष से नीचे है, उनके लिए फोन बैन कर दिया, सोशल मीडिया बैन कर दिया, सोशल मीडिया बैन कर दिया, मीडिया बैन कर दिया, फोन वगैरह सब बैन कर दिया। ठीक है, याद रखना ब्रिटेन ने। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा ही किया है, 15 ईयर्स से नीचे अगर कोई है उसके लिए भी उन्होंने भी सोशल मीडिया बैन कर दिया। देखो एक चीज मेरी, अगर आप मान सको तो मानना, अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लास के अंदर मौजूद जो छात्र है वो 95% बच्चे अविवाहित है, 5% इसमें शादीशुदा भी होते हैं। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है भाई। अगर हो पाए तो आपका जब बच्चा हो, उस बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखो। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट मान लो, या तुम्हारे लिए एक अच्छा सुझाव मान लो, बच्चे को सोशल मीडिया से, फोन से दूर रखना। मेरा मतलब, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें, आपका बच्चा अच्छा बनेगा। अगर आप ये नहीं करते हो, बच्चे को ही रो रहा है, ठीक, घेंट फाड़ रहा है, तो उसको तुमने फोन देकर चुप करा दिया, मत करना। महिलाओं के लिए ज्यादा है, महिला ही क्योंकि बच्चों को संभाल रही होती है मेजरली, तो मत करना, बिल्कुल मत करना। ठीक है, याद रखना। ये जो किया है न्यूजीलैंड ने किया है, ये जो किया है न्यूजीलैंड ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या काम किया, 15 ईयर से जो बिलो के बच्चे हैं उनके लिए फोन बैन कर दिया है, 16 ईयर्स के लिए बैन करा ब्रिटेन ने। थोड़ा सा याद रखें इसके बारे में, ठीक है, बिल्कुल बड़े तरीके से, है ना, ध्यान पूर्वक इस चीज को करके देख लेना भैया, मैं तो अच्छी बात बताता हूँ। 12वें नंबर का सवाल है, गौतमीपुत्र शतकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन बना? गौतमीपुत्र शतकर्णी के बाद कौन आता है नेक्स्ट? गौतमीपुत्र शतकर्णी के बाद आपका नेक्स्ट कौन आता है, बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके कौन है? ठीक है, फटाफट बताओ, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? चलिए आगे हम बात करते हैं। आई एम सॉरी, ठीक है, चलो। गौतमीपुत्र सातकर्णी इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, हु वाज द इमीडिएट सक्सेसर। देखो गौतमीपुत्र सातकर्णी खुद 23वें नंबर का रूलर था, और ये सातवाहन डायनेस्टी का, सातवाहन का जो फर्स्ट रूलर है वो आपको कौन देखने को मिलता है? सर सीमुख। सीमुक नाम का जो व्यक्ति है वो सातवाहन डायनेस्टी का, जो सीमुक नाम का व्यक्ति है वो सातवाहन डायनेस्टी का क्या, फाउंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी जो कैपिटल है सातवाहन की, वो प्रतिष्ठान पैठान आपको देखने को मिल जाएगी। प्रतिष्ठान या पैठान जिसको कहते हैं, वो इनकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। कैपिटल, लीड के सिक्के इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे, ना केवल लीड के, इनके द्वारा अलग अलग, इन्होंने कॉपर के सिक्के भी चलाए, लीड के सिक्के भी इनके द्वारा चलाए गए हैं। करेक्ट आंसर है वशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमावी। जो पुलुमावी है, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमावी, इन्हीं के सक्सेसर आपको देखने को मिलते हैं। 24वें नंबर का रूलर आपको देखने को मिलता है वशिष्ठ पुत्र। ठीक है, याद रखना। सीमुख भाऊ अपने खास आदमी। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बेटा अगर ये सवाल आपने गलत करने के बारे में सोचा भी, बहुत मारूंगा। मेरी क्लास में पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत करना मतलब असंभव, गलत नहीं कर सकते आप ये। ठीक है, सवाल देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून 1985 के 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। पहले सवाल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, पहला सवाल तो जिंदा सही है ये तो। चलो, इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है, ये जिंदा गलत है क्योंकि 10वीं में डाला गया है। ठीक है, ये 10वीं में आपको डाला गया, ये 10th में आपको देखने को मिल जाएगा, ये जिंदा गलत हो गया। किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता तय करने की शक्ति विधायिका के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। जो स्पीकर होता है उसी के पास तो शक्ति होती है। आज जो तथास्तु की क्लास में करा रहा था, तुमने बताया भी था तथास्तु में ये चीज ऐसे नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है, निर्दलीय सदस्य इस कानून के दायरे में नहीं आते।
ऐसा नहीं है, निर्दलीय भी आते हैं। पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है इसके अंदर, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये क्या बात हुई, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट जल्दी आएगा, इंडिपेंडेंट पहले पकड़ा जाता है, ठीक है, याद रखना। 14वें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट है, इनको देखिए जरा, बताइए। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कॉरोलिस फोर्स, सतह द्वारा उत्पन्न घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू सरफेस, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक और प्रतिक्रिया या प्रक्रिया भारत में हवा के प्रवाह और दिशा को नियंत्रित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड प्रोसेस कंट्रोल द फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन इंडिया? भारत के अंदर जो विंड्स डायरेक्शन वगैरह होती है किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैं सच बताऊं, भारत के अंदर जो विंड वगैरह होती है कि वो पछुआई हवा, पूर्वाई हवा, ठीक है, याद रखना कि मेरा दुपट्टा 9 रंग का हवा में उड़ता जाए, फर करता जाए, ठीक है, तो ये दुपट्टे के उड़ने के पीछे का कारण भी हवा होती है, और हवा पे दाब प्रवणता क्षेत्र भी चलता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स चलता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहाँ चलता है, जहां पे दबाव कम हो जाता है वहां उस दिशा की तरफ, जहां दबाव कम है उस दिशा की तरफ जो हवा है वो चलती है, जहां दबाव कम होता है उस दिशा की तरफ हवा चलती है, करेक्ट है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स चलती है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का दबाव रहता है। कोरोलिस फोर्स भी लगता है, कोरोलिस फोर्स भी आपको देखने को मिला है, कोरोलिस भी लगेगा, सेंटर की ओर चलता है, और सतह के द्वारा उत्पन्न जो घर्षण बल है वो भी चलेगा। मतलब तीनों ही फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तीनों ही फैक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे कि सर ये हवा चलने में तीनों ही कामयाब है, ठीक है। 15वें नंबर का सवाल, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? सर इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, अन्य बैंकों से लेने पर रिवर्स रेपो रेट इसको कहते हैं, रेपो रेट उल्टा इसका रिवर्स, यानी आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टर्म लोन जो दिया जाता है शेड्यूल्ड बैंक को, शेड्यूल्ड बैंक्स को जो दर्जा है, शेड्यूल्ड बैंक्स को जो आपका शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन जो दिया जाता है वो आपको यहां देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म लोन, आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टर्म लोन जो शेड्यूल्ड बैंक्स को दिया जाता है वो इसी के माध्यम से दिया जाता है। 16वें नंबर का सवाल ये रहा, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? बताइए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट इन लोकसभा? अगर आप नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आना चाहते हो तो इनिशियली आपको कितने लोगों की जरूरत यहां पर पड़ेगी नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के लिए? अच्छा, वो है लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से, ठीक है, याद रखना। और यहां पर जो लड़का गा रहा था उसका नाम, लड़के का नाम था गजोधर। तो गजोधर का क्या है, गजोधर की है पंखे की फैक्ट्री, तो गजोधर का सीन है, गजोधर रोज दुपट्टे उड़ाता है, अपने पंखे से उड़ा देता है सबको, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा। फटाफट बताओ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ दैट इज क्वाइट सिंपल, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट यह अटल जी के समय में लेकर आया गया था, अटल जी की सरकार इससे गिरी थी, 1999 की बात है, 50 मेंबर्स की जरूरत होती है तभी नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट अगर पारित हो गया, अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पारित हो गया, इन दैट सर्टेन केस होगा क्या कि भैया जो मेंबर्स हैं, जो रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं मिनिमम 50 है, पारित होता है अगर ये, तो जो वर्तमान में लोकसभा में बैठा हुआ जो पार्टी है वह गिर जाएगा, ठीक है, जो पार्टी है वह गिर जाएगी। 17वें नंबर का सवाल, सही कथन को मैच करिए, मधुमक्खी और मच्छर जैसे कीटों के नेत्र मनुष्य और जानवरों से भिन्न होते हैं। द आइज ऑफ द इंसेक्ट लाइक बीज एंड मॉस्किटोज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। मधुमक्खी और मच्छर एक ही समय में अलग अलग दिशा में देख सकते हैं। वाह जी वाह, क्या बात कर दी सर। सर ये सवाल का जवाब हम तो नहीं दे सकते, इस सवाल का जवाब के लिए मक्खी मच्छर को दबोचना पड़ेगा। आप किसी मक्खी या मच्छर को अगर आप पकड़ोगे तो वो आपको बताएगा, करेक्ट आंसर में आपको बताएगा कि भैया आपको बताएं कि हाँ जी, कीट नेत्र मनुष्य और जानवरों की भिन्न भिन्न, और मधुमक्खी और मच्छर एक ही समय में अलग अलग दिशा में देख भी सकते हैं। ए और बी दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ए और बी दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और, मैं एक छोटा सर्वे चाहता हूं, आप कमेंटों में मुझे लिख के एक बार ये और बता दीजिए, कमेंटों में लिख के मुझे ये और बता दीजिए कि आप में से यूपीएसआई वाले कितने और यूपी पुलिस वाले कितने हैं और बोथ वाले कितने हैं, ये एक बार कमेंटों में लिख के बताओ। फिर मैं एक चैप्टर अनाउंस करता हूं जिसकी वन शॉट आपकी इस संडे आ रही है, एक चैप्टर अनाउंस करता हूं जिसकी वन शॉट इस संडे आ रही है।
आगे हम बात करते हैं 18वें नंबर का सवाल। बताइए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण तंत्र लागू किया था? मतलब एक मैकेनिज्म लागू किया था, ठीक है, स्ट्रिक्ट, और इसने शहना ए मंडी भी घोषित किया था। शहना ए मंडी भी इसके द्वारा घोषित किया था। दीवाने, इसके द्वारा ही दीवाने मुश्त खराज को लॉन्च किया गया था। दीवाने मुश्त खराज को इसने ही लॉन्च किया था। दीवाने मुश्त खराज इसके द्वारा यह लॉन्च किया गया, दीवाने मुश्त खराज। तो जो दीवाने मुश्त खराज इसने लॉन्च किया था वो कुछ अलग ही लेवल पर था। दीवाने मुश्त खराज आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया था, इसका कुछ अलग ही लेवल पर काम था दीवाने मुश्त खराज का। इसी ने पूरे सिस्टम को इधर मेंटेन करके रखा, इसी ने पूरे सिस्टम को इधर मेंटेन करके रखा। और करेक्ट आंसर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, चलो तो याद रखिएगा, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। शहनाए मंडी को इसने अपॉइंट किया था और इसी का काम था। एक मुस्लिम रूलर आपको देखने को मिलता है जो आपको अलग ही लेवल पर चीजों को करता नजर आएगा। मानसिक अभिरुचि आपको परेशान तो नहीं कर रही? मानसिक अभिरुचि जिसमें आपको सोचना होता है कि पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है, वो जो होते हैं मानसिक अभिरुचि, आपकी सोचने समझने की क्षमता के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना। फटाफट बताओ। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट है यार, ये तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। हाँ, तो मानसिक अभिरुचि में पढ़ाने वाला हूँ। 19वें नंबर का सवाल बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया था? पुदुचेरी में जो लिंगानुपात था वो कितना दर्ज किया गया था? पुदुचेरी में जो लिंगानुपात था वो कितना दर्ज किया गया था? फटाफट बात करते हैं। पुदुचेरी का जो लिंगानुपात था वो +37 था। +37 का मतलब क्या होता है? 1037 महिलाएं थी पर 1000 पुरुष, मतलब वहां पे शादी होना आसान था। शादी होना आसान था, आप ये समझिए, कुछ भी नहीं है बात ये है, शादी होना आसान था। क्यों? क्योंकि इतने तो वहां आदमी नहीं थे जितनी औरत थी, तो विवाह बहुत आसानी से हो जा रहा था पुदुचेरी के अंदर। हरियाणा में विवाह की किल्लत क्यों है? क्योंकि महिलाएं कम है, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। केरला के अंदर आसानी से शादी क्यों हो जाती है? क्योंकि लिंगानुपात उनका बहुत ज्यादा है। बात को समझिएगा, बहुत सीरियस मुद्दा है ये। मैं एक योजना चलाऊंगा जब मंत्री बन जाऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे याद रखना, दिस इज कॉल्ड ए सेक्स रेशियो, जिसमें देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, ये इसके अंतर्गत देखा जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अच्छा, सबसे मिनिमम किसमें था? हरियाणा में था। मैक्सिमम कहा था? केरला में देखने को मिलेगा। ठीक बात है। आगे हम बात करते हैं 1000 जो है 19 के बाद 20वें नंबर का सवाल आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता सत्र 1906 में पारित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कलकत्ता सेशन 1906? 1906 का जो कलकत्ता का सेशन आपका हुआ था, 1906 का जो कोलकाता का सेशन आपको देखने को मिला है, इसके अंतर्गत थोड़ी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि सर कोलकाता के सेशन के अंतर्गत क्या क्या बातें रखी गई थी। सर 1906 का जो कोलकाता का सेशन है, ये है कहां पे? कलकत्ते में है। दादा भाई नौरोजी इसके हेड है, ठीक है। चलिए याद रखना, 1906 में है, दादा भाई नौरोजी हेड है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हेड आपको देखने को मिलते हैं। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं। कलकत्ते की बात है जी, खुल के खेल रहे थे चीता। तो जो उग्रवादी आप देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं गरम दल वाले लोग, तो गरम दल वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे खुल के ज्यादा ही खेल रहे थे थोड़ा। तो अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज टर्म का यूज पहली बार हुआ था, वो भी उग्रवादियों के कहने पर। बट इसमें पॉइंट ऑफ इश्यू एक और था कि भैया विभाजन कब हुआ? विभाजन 1907 में होता है सर। जो विभाजन है वो 1907 में होता है और ये सूरत से चली बोली। करेक्ट आंसर होगा 1907 सूरत। भारत की पूर्ण स्वाधीनता सर 1929 लाहौर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी का सम्मेलन 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजुमदार। हल्की मोटी बात नहीं है बेटा। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है 21वें नंबर का, 2025 के लॉरियल्स वर्ल्ड स्पॉट अवार्ड, इसका आयोजन 25वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। 21 अप्रैल 25 को मैड्रिड में आयोजित किया गया था। पुरस्कार को उनके विजेताओं से मिलाइए। देखिए सफेद कागज अगर आपके पास नहीं है तो छोड़िए, ये मेरा हंसते हुए स्क्रीनशॉट लेना, इस पेपर में आपके सवाल आएगा, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट मुझे वापस दे देना मेरा। बात करते हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? बताइए जरा। डुप्लेंटिस है क्या? आजीवन उपलब्धि का आविष्कार किसको मिला? विश्व का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी। ब्रेक थ्रू प्लेयर कौन था? लॉरिस स्पॉट आइकन पुरस्कार किसको दिया गया है? आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? इन सब के बारे में चर्चा करते, करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, याद रखना। देखो अगर मैं बात करता हूं, मुझे, मैं पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूं,
मुझे यह नहीं पता सवाल, बट मुझे एक फैक्ट पता है। मुझे ये सवाल नहीं पता, बट मुझे एक फैक्ट पता है। फैक्ट ये है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मुझे पता है कि ये डुप्लेंटिस को मिला है। मतलब पता तो मुझे एक और भी है, बट डुप्लेंटिस को मिला है, ये मुझे पता है। ए का 3 कहां है, यही में काम खत्म हो गया। ए का 3 एक में ही है। ए का 3 डुप्लेंटिस का पता है मुझे, और 70 बार पढ़ा रखा है। ठीक है, डुप्लेंटिस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो करेक्ट लेवल है आपका, ए का 3 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं आजीवन उपलब्धियों का पुरस्कार कैली स्टेलर को मिला है, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ जो खिलाड़ी है वो यामील नमाल है, और लोरेस स्पोर्टिंग आइकन जो थे वो इस बार के राफा भाई थे। राफा माई स्टोरी, ये राफेल नडाल की किताब आपको देखने को मिल जाएगी। राफेल नडाल की किताब आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट याद रखिए। एक क्लास के अंतर्गत एक दीदी है, ठीक है, जो है क्या दरअसली हमारी जो पड़ोसी दीदी है, उनका नाम भी रुचि है, आपका नाम भी रुचि है। तो दीदी आप मेरे स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल मत करिए। ठीक है, मेरा स्वास्थ्य का पूरा ध्यान जिसे कहते हैं वो उस लेवल पे रखा जा रहा है, तो कि अभी तो मैं सिर्फ 11 घंटे क्लास ले रहा हूं, मैं 15 17 18 घंटे क्लास ले सकता हूं। दीदी आप टेंशन फ्री रहिए, खुल के खेलिए आप भी। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अगला सवाल ये रहा, यह आपका था 21 के बाद 22वें नंबर का सवाल। बताइए संविधान अधिनियम में किस संशोधन के तहत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? ओबीसी के लिए रिजर्वेशन कब किया जाता है, फटाफट बताओ। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन कब किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से, फटाफट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखो करेक्ट आंसर की बात करता हूं। ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन की बात की जाती है वो 93rd अमेंडमेंट में की जाती है। इसमें 93rd अमेंडमेंट में चर्चा की जाती है। अमेंडमेंट फॉर ओबीसी 93rd अमेंडमेंट में की गई है। अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वाज रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इंट्रोड्यूस इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? तो वह आपका 93वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत इसको रखा गया था। सी इज करेक्ट। अरे 93। और याद रखना ओबीसी के लिए जो 27% रिजर्वेशन अलॉट होता है वो 1993 में अलॉट हुआ था। वो 1993 में अलॉट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 23वें नंबर का सवाल आप मुझे बताएं, 23rd नंबर का सवाल मुझे बताइए, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? फटाफट बताइए। जो जहाज रानी मंत्रालय है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया गया है? कुलदीप भाई जी आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, चलिए फटाफट इसके बारे में बात करते हैं। जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, जो जहाज रानी मंत्रालय हमें देखने को मिलता है, जो जहाज रानी मंत्रालय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। जो वाटरवेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अवार्ड है वो जो ब्रांड एम्बेसडर वो मनु भाकर को चुना गया है। किसको चुना गया? मनु भाकर को चुना गया है। करेक्ट लेवल पे मनु भाकर जी के बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा। क्या मनु भाकर के बारे में याद रखना। अच्छा, पॉइंट को समझना है एक बार। जैसे पीआर सरजेश है, ये हॉकिस्ट है। ठीक है, हॉकिस्ट है, रिटायरमेंट इनका हो चुका है। नीरज चोपड़ा जो है भाई साहब अपने, ये जेवलिन थ्रोअर है। ठीक है, लेवल है इनका भी। 23 के बाद 24वें नंबर का सवाल आप मुझे बताएंगे। 1857 के दरमियान छोटा नागपुर में सिंहभूम के किस आदिवासी किसान ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था? यहां से आपके इतने सारे सवाल बने जिसका कोई जवाब नहीं। कोल आंदोलन कहां हुआ? छोटा नागपुर में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में 1857 में हुआ था। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए आप सभी जानते हैं कि गोलू तो बहुत कॉमन नाम हो जाएगा, लेकिन गोनू, गोनू एक अलग नाम है। गोलू नहीं है, गोनू है लल्ला। गोनू, गोनू नाम आपको देखने को मिल जाएगा। बिरसा मुंडा आपका 1899 में इनके द्वारा आंदोलन किया गया, बिरसा मुंडा पाजी के द्वारा 1899 में किया गया है। ठीक है, बुद्धो भगत आपके इससे रिलेट बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई भी नहीं। अगर हम बात करते कोल आदिवासी आंदोलन तो वो गोनू ने किया था, गोनू पाजी ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा सा। 25वें नंबर का सवाल। अब यार बिरसा मुंडा 1857 में पैदा भी नहीं हुए थे, तुम आंदोलन करवा दो उनपे। यार थोड़ी थोड़ी तो लिहाज करिए, किसी आदमी की है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। बताइए श्री नारायण गुरु ने सामाजिक सुधार कार्यों के प्रवर्तन हेतु तो श्री नारायण धर्म परिकल्पना जो योगम है, मतलब कि श्री नारायण धर्म परिकल्पना योगम, इसको प्रमोट किया है एक सोशल रिफॉर्म के तौर पर, या कब किया है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। करेक्ट आंसर की मैं बात करता हूँ, याद रखना। सर एसएनडीबी की स्थापना मुझे कैसे याद है, आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखेंगे 1902 में अनुशीलन समिति बनी है। 1902 में अनुशीलन, बरिंद्र कुमार घोष की है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति आप याद रखेंगे।
3 में गैप रखना, ठीक है, 3 में आप गैप रखना। 4 के अंतर्गत मैं बात करता हूं, अभिनव भारत बनी है, अभिनव भारत बनी है, अभिनव भारत बनी है। ये अभिनव भारत किसके, ये वीडी सावरकर की है। इन्हीं के बीच में नारायण नारायण आपको फिक्स कर देना है, इन्हीं के बीच में नारायण नारायण आप फिक्स कर देना। तो नारायण की एसएनडीपी बनी है, नारायण की एसएनडीपी बनी है 1903 में। तरीका यही है, ठीक है। चलिए देखो, मानसिक अभिरुचि में ये होता है कि पुलिस, जैसे एग्जाम्पल, मानसिक अभिरुचि में क्या होता है कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसी है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान के चलिए पुलिस वाला आप ही के सामने एक चोर को फट्टे बजा रहा है, आप इस चीज को देखते हैं और वह व्यक्ति रो रो कर चीख और चिल्ला रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, पुलिस वालों पर टूट पड़ेंगे, आप अपने काम से काम रखेंगे, पुलिस वालों को कहेंगे कि उसको ना मारे, अन्यथा आप बवाल मचा देंगे। चौथा यह है कि आप मीडिया वालों को बुला लाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे बताइए। ऐसे सवाल आते हैं मानसिक अभिरुचि में, ठीक है, याद रखिएगा। तो लेवल है आपका भाई, कैसी बात कर रहे हो आप। करेक्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर बताइए। देखो ये 1903 मैंने बता दिया है। 26वां सवाल मुझे बताओ, शाहमल अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। शाहमल मारे जाते हैं अगेंस्ट द बैटल्स ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के समस्त जो साथ में बैटल हो रहा था इनका, और इनकी डेथ हो जाती है, वो होती है जुलाई 1857 में शाहमल की डेथ हो जाती है, ठीक है। शाहमल वॉज वेरी वेरी क्लासिकल वॉरियर, और आपको ये देखने को मिलते हैं इतने अच्छे योद्धा हैं ये, चिन्हट के बैटल में लड़े भी हैं, ठीक है। चलिए 27वें नंबर का सवाल ये रहा, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप भारतीय विद्रोहियों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। सामूहिक नरसंहार हुआ था, इनके बारे में बताइए। सामूहिक नरसंहार, रिजल्टेंट मास मर्डर किया गया था, ठीक है। यहां मास मर्डर यहां पर किया गया है, इसके बारे में बताएंगे क्या हुआ है। सर मास मर्डर हुआ है, तो यह हुआ है द कैप्चर ऑफ दिल्ली। कैप्चर ऑफ दिल्ली में बहुत सारे इंडियंस मारे गए हैं। यह 12 तारीख यानी 1857 में ही हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। 1857 में ही आपको ये हुआ है। किस घटना के परिणाम स्वरूप भारतीय विद्रोहियों का सामूहिक नरसंहार हुआ था, दिल्ली पर कब्जा करने के चक्कर में। 84 लोग इसमें मारे गए थे। 28वें नंबर का सवाल ये रहा, अवध सैन्य पुलिस के उस कैप्टन का नाम क्या था जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान उसे भारतीय अधीनस्थों के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। What was the name of the captain of the Awadh military police who was protected by his Indian subordinates during the revolt of 1857? जहां 1857 की क्रांति चल रही थी, वहां एक ऐसे भी अंग्रेजी सैनिक थे, वहां एक ऐसे भी अंग्रेजी सैनिक थे जिनको भारतीयों ने ही बचाया। ऐसे भी अंग्रेजी सैनिक आपको देखने को मिलते हैं जिनको भारतीयों ने ही बचाया था। दैट वाज, कौन है आपके, दैट वाज कैप्टन हियर्सी, आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन है, कैप्टन हियर्सी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर है आपका कैप्टन हियर्सी, इसके बारे में याद रखना। क्लास के अंतर्गत एक दीदी और हैं, दीदी का नाम है पूजा दीदी, क्लास में कह रही है कि सर आप ब्लैक कलर की जो है शर्ट खरीद लीजिए। दीदी माफी चाहता हूँ, लेकिन ब्लैक कलर वगैरह हम बहुत रेयर ही पहन रहे होते हैं, तो आप निश्चित तौर पर यहाँ देखिए। आप मुझे ये बताइए कि जो कैप्टन सावरकर है, क्या ऐसे कोई कैप्टन थे? नहीं सर, ये वीडी सावरकर है। ऑट्रम जो है, वर्तमान में मैं ऑट्रम में ही खड़ा हूँ, हाँ ऑट्रम दिल्ली के अंदर रहे हैं। कैप्टन ऑकलैंड भी आपको देखने को मिलेंगे। 28 के बाद 29वां सवाल है, इसके अंदर करेक्ट आंसर मैं बता चुका हूं, कैप्टन हियर्सी है। 29वां, देवी निशु सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निशुंभ, निशुंभा सुदिनी, निशुंभा सुदिनी के बारे में बताएंगे। निशुंभा सुदिनी के बारे में आप मुझे बताएंगे, करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, फटाफट बताएं। देखो करेक्ट आंसर है, यह विजयालय चोल के द्वारा बनाया गया था। यह पहला टेंपल है जो चोला वंश के अंतर्गत प्रतीकों को दर्शाता है। यह पहला टेंपल आपको देखने को मिलता है, यह पहला टेंपल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में आप देखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये चोलास के अंदर पहला आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट टेंपल ऑफ चोला, ठीक है, याद रखना। निशु निशुंभ सुदनी, निशुंभ सुंदरी, ठीक है। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857, ये किताब किसकी है? रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857। दो, इसमें एक रिलीजन टर्म आ रहा है, इसमें एक रिलीजन टर्म आ रहा है, उससे क्या आपको देखने को मिलता है सर? इकबाल हुसैन। रिलीजन से आप याद रखना थोड़ा, इकबाल हुसैन। आरती मजुमदार ने लिखी थी 1857, 1857 म्यूटनी, 1857 म्यूटनी इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और अशोक मेहता के द्वारा कोई ऐसे खास लेख नहीं दिया गया, बट हाँ ये इकबाल हुसैन आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज इकबाल हुसैन,
अगला सवाल आपको देखने को मिलता है चिनहट का जो प्रसिद्ध युद्ध है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। 29, 30, 31 नंबर का सवाल बताइए। बैटल ऑफ चिनहट, द ब्रिटिश ऑफिसर फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिनहट, वो कौन था, मारा गया था। बैटल ऑफ चिनहट में शाहमल ने ही इनको मार दिया था, ठीक है। बैटल ऑफ चिनहट के अंतर्गत ही ये मारे गए हैं। नाम बताइए क्या है इनका, नाम बताइए इनका, ठीक है, नाम बताइए। एसेंसिन है 1857 जिन्होंने लिखी है। अगर मैं बात करता हूं जनरल ह्यूज रोज, ये झांसी के अंदर है। कॉलिन कैंपबेल, यह आपके उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रहे हैं। हेनरी लॉरेंस यहाँ पर बैटल को लड़ते हैं और ये यहाँ पर इस युद्ध के अंदर लड़ते हैं और मारे जाते हैं, ठीक है। और ये मारे भी जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मैंने बताया हेनरी लॉरेंस वो पर्सन है जो बैटल को लड़ते हैं एंड ही वाज डाइड इन द बैटल, डाइड इन द बैटल। इस युद्ध में वो मारे भी गए हैं, मारे भी इसी युद्ध में गए हैं, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल आपके समक्ष देखने को मिलेगा, 32वें नंबर का सवाल है, काव्यादर्श पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। जो काव्यादर्श पुस्तिका आपको देखने को मिलती है, इसके जो लेखक हैं, इसके जो राइटर हैं, वो आपको कौन देखने को मिल जाएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सर अगर हम बात करते हैं, वो दंडिन के द्वारा लिखी हुई किताब, दंडिन के द्वारा आपकी लिखी हुई किताब है दंडिन, ठीक है। साउथ इंडियन है, दंडिन है, याद रखना। जय महेशमती भाई। 33वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत में उष्ण कटिबंधीय निम्न दाबों का नियंत्रित करता है। भारत के अंतर्गत अगर आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ट्रॉपिकल डिप्रेशन इन इंडिया, भारत के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय दबाव होता है, जो एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, एक दाब क्षेत्र बन जाता है, उसको समर सीजन के अंदर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। समर्स में उत्तर प्रदेश भारत के अंतर्गत क्या चीज है जो आपको बहुत अधिक विस्तृत होती देखने को मिल जाएगी समर्स के अंतर्गत। देखो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, जो पूर्वी जेट हवा है, इसको कहा जाता है पूर्वाई, इसको पूर्वाई कहा जाता है। पूर्वाई गर्मियों में बहुत ज्यादा चलती है और इसके पीछे का कारण क्या है सर, जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट होता है उसको ईस्टर्न जेट स्ट्रीम से भरा जाता है। भाई अगर विंटर्स होता तो पश्चिमी विक्षोभ होता, विंटर्स में क्या काम करता है, विंटर्स में पश्चिमी विक्षोभ काम करता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के अंदर आपके पूर्वी जेट स्ट्रीम काम करते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम काम करते हैं विंटर्स के अंदर, सॉरी समर्स के अंदर। 34वें नंबर का सवाल आप मुझे बताइए, आईटीसीजेड जोन, 34वें नंबर का सवाल बताइए, ग्रीष्म ऋतु मध्य जुलाई के आसपास में सतही निम्न दाब पट्टी जिसे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड के रूप में जाना जाता है, उत्तर की ओर खिसककर किसके बीच हिमालय के लगभग समांतर स्थित हो जाती है। ये कब की बात चल रही है, समर सीजन के अंतर्गत ये कहां पहुंचती है, मिड जुलाई में। ये आईटीसीजेड जोन आपका कहां बनता है, आईटीसीजेड जोन आपका बनता है तो कहां बनता है, नहीं बनता है तो कहां नहीं बनता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। आईटीसीजेड जोन यह आपका खिसक जाता है, समर्स में खिसक जाता है। स्प्रेडिंग राजा याद रखना, 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री नॉर्थ तक यह पहुंच जाता है, ठीक है, इसके बारे में याद रखें, ठीक है। चलो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। 35वें नंबर का सवाल ये रहा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लार्जेस्ट आइसलैंड आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आपको देखने को मिलेगा, ग्रेट निकोबार है सबसे बड़ा द्वीप है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। चलिए जो आपको देखने को मिलता है ग्रेट निकोबार, यह आपको देखने को मिलता है सबसे बड़ा द्वीप आपको देखने को मिल जाएगा, लार्जेस्ट इन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत मैं बात करता हूं, या आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ग्रेट निकोबार नहीं है, दैट इज मिडल। अगर निकोबार की बात करता तो निकोबार होता, बट अंडमान भी तो आ रहा है इसमें, मिडल अंडमान बड़ा है भाई ग्रेट निकोबार से, ग्रेट निकोबार से तो मिडल अंडमान बड़ा है, मिडल अंडमान बड़ा है भाई। ए होगा ना पंकज, मुझे तो ए लग रहा है। 36वें नंबर का सवाल, अगर सिर्फ निकोबार निकोबार की बात होती तो ग्रेट निकोबार होता ना। 36वां सवाल ये रहा, भारत में मानसून ऋतु के दौरान इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन आईटीसीजेड को क्या परिभाषित करता है। आईटीसीजेड क्या होता है बताइए, आईटीसीजेड आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करो। देखो आईटीसीजेड को क्या करते हैं, देखो ये गंगा के मैदानों के अंदर जो निम्न दाब क्रिएट हो जाता है लगभग 20 से लेकर 25 डिग्री तक, ठीक है, 20 से लेकर 25 डिग्री के बीच में नॉर्थ के अंदर यह क्रिएट होता है। इसी को बोला जाता है लो प्रेशर एरिया इन द गैंगेटिक प्लेन्स, लो प्रेशर एरिया इन द गैंगेटिक प्लेन्स आपको देखने को मिलेगा। गंगा के मैदानों में निम्न दाब क्षेत्र
20 से लेके 25 डिग्री नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। 20 से लेके 25 डिग्री नॉर्थ आपको देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर होगा आपका सी। 37वें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु को वर्तमान में क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड करंटली कॉल्ड? करंटली इंडिया के मेनलैंड का हिस्सा जो दक्षिणतम है, इंदिराकोल सबसे ऊपर है, गोहरमोती वेस्ट के अंदर है, गोहरमोती वेस्ट में आपको देखने को मिलता है, जी हाँ। और अगर हम बात करते हैं, आपको सबसे निचला पॉइंट आपको जो देखने को मिलता है, ठीक है, दैट इज केप कमोरिन। इंदिरा इंदिरा पॉइंट तो आपको देखने को मिलता है निकोबार द्वीप समूह पर, इंदिरा पॉइंट है, लेकिन केप कमोरिन है क्या? क्या ये केप कमोरिन होगा? आय है, याद रखना, दैट विल बी केप कमोरिन। केप कमोरिन आपको देखने को मिल जाएगा। 38वां सवाल, 38वां, जीरो टिलेज खेती एक तकनीक है जो मृदा विक्षोभ को कम करती है, भारत में मुख्य रूप से किस फसल की खेती में प्रचलित है? आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, है ना, बढ़िया। इसी तरीके से मिक्स करके क्वेश्चन आने होते हैं, फटाफट बताओ। करेक्ट आंसर की हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में बताइए। अगर हम बात करते हैं यहीं पर, जीरो टिलेज फार्मिंग है, एक टेक्निक है जिससे सॉइल डिस्टर्बेंस कम होता है, प्राइमरली इंडिया में होती है, और ये प्राइमरली गेहूं की खेती के लिए होती है, जीरो टिलेज, जिसको मतलब जोतना नहीं पड़ता। गन्ने को तो बहुत बार जोतना पड़ रहा होता है, लेकिन गेहूं को नहीं करना पड़ता। गेहूं के लिए आपको देखने को मिलता है, गेहूं के लिए यह चीज नहीं करनी पड़ती है, ठीक। 39वां सवाल आप मुझे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव निर्मित द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप मानव निर्मित है, जुरांग, मिनिकॉय और जो अम्बास द्वीप नहीं है, लेकिन वेलिंगटन द्वीप जो आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज मैन मेड। वेलिंगटन द्वीप आपका मैन मेड है। 40वां सवाल, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों को फंडामेंटल राइट कहा जाता है, इसको काउंट नहीं करेंगे। 40वां सवाल यह है, भारतीय हरित जो अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यह सवाल मैं कंसिडर करूंगा कि भैया इनकी नियुक्ति करता कौन है। अगर करेक्ट आंसर होगा तो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि भैया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय हु अपॉइंटेड चेयरपर्सन एनजीटी, एनजीटी के चेयरपर्सन को कौन करता है? एनजीटी के चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर। करेक्टेड है, अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। अरे बी होगा, बी 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 बी, ठीक है, याद रखना। और लास्ट सवाल है ये वाला, आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू एंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 39 आपका किस लिए होता है? 39 आपका किस लिए होता है? अरे गलती से डी लग गया था, मुझे लगा प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। आदर्श साहू का ना 2160 में करा दीजिए, करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। 41 क्वेश्चन है, ये घर के लिए जरूर बताना। कल आपका एक बहुत जरूरी टॉपिक होगा। आप बताइए कल आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं जिसके बारे में चर्चा की जाए? कल का टॉपिक क्या होना चाहिए जो आपका यूपी के लिए कवर किया जाए, बताना। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।